तो हेलो एवरीवन, मैं राधिका गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करेंगे आज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो सारे। और आपको एडिशनली एक चीज़ ये भी बता दूं कि हमारा फ्री इनिशिएटिव चल रहा है यूट्यूब पे और पेड बैचेस भी चल रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी फ्री मटेरियल चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और सीखिएगा। हम साथ में पढ़ते हैं और साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो डिसेंडी। ठीक है, क्या पूछा है, रेशियो डिसेंडेंडी का अवधारणा क्या है। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसका मीनिंग आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, द बाइंडिंग पार्ट ऑफ अ जुडिशियल डिसीजन। ठीक है, दूसरा है ऑबिटर डिक्टा, तीसरा है लीगल मैक्सिम और चौथा है केस समरी। तो इसका इसका कॉन्सेप्ट होता है द बाइंडिंग पार्ट ऑफ अ जुडिशियल डिसीजन। इसका मतलब न्यायिक निर्णय का बाध्यकारी हिस्सा। ठीक है, याद रखिएगा इसको और नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका मीनिंग ही ये चीज है। तो हम जल्दी जल्दी आज जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, कवर करते जाएंगे और आप सीखते जाइए इसको। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया हो। रेशियो डिसेंडेंडी तो इसका मतलब है द बाइंडिंग पार्ट ऑफ द जुडिशियल डिसीजन। ठीक है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए, पूछा है डिफाइन सब जुडाइस। जो सब जुडाइस है इसको डिफाइन करना है, इसका मतलब क्या है परिभाषित करने को बोला है। ठीक है, ऑप्शंस आपके दिए हैं, अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन, पोस्ट जजमेंट रिव्यू, प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस और एक्सपर्ट टेस्टिमोनी। तो फिर भी आपके एग्जाम में फिर ये शॉर्ट में आपको पूछेगा कि सब जुडाइस क्या होता है। तो आपको ये चारों ऑप्शंस में से आपको कौन से करेक्ट है वो आपको बताना है। तो ये क्या है, अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन। ठीक है, तो सब जुडाइस का मतलब ही ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये किसको रेफर कर रहा है, किस चीज को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए क्या है, इट रेफर्स टू अ किसको, अ मैटर। ठीक है, इट रेफर्स टू अ मैटर क्या है, दैट इज करेंटली बीइंग, ठीक है, बीइंग कंसिडर्ड। कहां से कंसिडर्ड, बीइंग कंसिडर्ड कहां से, बाय कोर्ट। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंसिडर्ड कहाँ करता है, बाय कोर्ट से करता है। कहीं भी बाहर इस चीज को डिस्कस नहीं किया जाता है या फिर इस पे कोई भी कमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, आउटसाइड नहीं होता, पब्लिकली इस चीज को नहीं किया जाता है। ये सिर्फ कहाँ होता है, बाय कोर्ट के थ्रू ही होता है। ओके, ये क्लियर है। तो क्या है सब जुडाइस, क्या है, ये एक जुडिशियल कंसिडरेशन है। ओके, क्लियर, न्यायिक विचार के तहत। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सिर्फ इसका मीनिंग आप याद रखिएगा, एग्जाम में एक एक वर्ड का इसका मीनिंग पूछता है। ये सारे लीगल मैक्सिम्स हैं जो हमारे लीगल स्टडीज के अंदर आते हैं। व्हाट इज लीगल स्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज लीगल स्टैंडिंग, कानूनी स्थिति क्या है। ओके, ऑप्शंस दिए हैं, द राइट टू रिप्रेजेंट वन सेल्फ इन कोर्ट। ठीक है, अदालत में अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, द कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन और अपीयर इन द कोर्ट। ठीक है, अपीयर इन द कोर्ट, कार्यवाही करने या अदालत में पेश होने की क्षमता। ओके, द ड्यूटी टू सर्व ऑन अ ज्यूरी। ओके, जूरी से सेवा करने का कर्तव्य, या फिर द एबिलिटी टू प्रैक्टिस लॉ, कानून का अभ्यास करने की क्षमता। ये चार है, किस चीज का है, लीगल स्टैंडिंग। ठीक है, लीगल स्टैंडिंग क्या होता है, लीगल स्टैंडिंग मतलब इसको हम इस तरह भी बोलते हैं, कभी इसको बोलता है आपको, क्वेश्चन आपका आ सकता है, लोकस लोकस स्टैंडी, STANDI। ओके, लोकस स्टैंडी भी इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या है, द कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन और अपीयर इन द कोर्ट। ठीक है, लीगल स्टैंडिंग कानूनी स्थिति। ओके, तो ये क्या है, अपीयर इन द कोर्ट, कार्यवाही करने या अदालत में पेश होने की क्षमता। क्लियर, डाउट नहीं है ना इसमें। ओके,
नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पे दिया है, एक्सप्लेन अल्ट्रा वायरस। ओके, ये अल्ट्रा वायरस है, यूएस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? अल्ट्रा वायरस, इट्स ई। ठीक है, ये भी एक मैक्सिम है हमारे लॉ में। तो इसको व्याख्या करनी है, क्या है? विद इन लीगल पावर, कानूनी शक्ति की के भीतर, बियॉन्ड लीगल पावर अथॉरिटी, कानूनी शक्ति या अधिकार से परे, इक्वल लीगल राइट्स, समान कानूनी अधिकार, और अर्जेंट लीगल मैटर, जरूरी कानूनी मामला। ठीक है, अल्ट्रा वायरस। ओके, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? अल्ट्रा वायरस को व्याख्या करना। इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं करना है, सिर्फ उसका मीनिंग आप समझ जाइए। ठीक है, अल्ट्रा वायरस का क्या मतलब होता है? कानूनी शक्ति या अधिकार से परे, मतलब बियॉन्ड लीगल पावर और अथॉरिटी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है जो हमारे पावर, जो हमारे अथॉरिटी से भी बियॉन्ड होता है। ठीक है, वो क्या है? ये अल्ट्रा वायरस इसको कहा जाता है। क्लियर? बहुत शॉर्ट मैक्सिम्स है, इसका बहुत डीप मीनिंग आपको नहीं जानना है, सिर्फ उतना ही जानिए जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अक्विटल। ओके, ये हमारे लॉ में बहुत ज्यादा ये इस चीज को, सवाल को पूछा जाता है, ये शब्द का प्रयोग हम करते हैं। व्हाट इज अक्यूटल। अक्यूटल मतलब दोष मुक्ति क्या है। ओके, दोष मुक्ति क्या है? फाइंडिंग ऑफ गिल्ट, डिसमिसल ऑफ चार्जेस, रिलीज फ्रॉम गिल्ट, या फिर सेंटेंसिंग। ठीक है, तो अक्विटल, अक्विटल मतलब दोष मुक्त होना, दोष से मुक्ति पाने को अक्विटल कहते हैं। तो क्या होता है दोष मुक्ति? इंसान के ऊपर जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर दोष लगता है तो वो क्या होता है? उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, राइट? हाँ हाँ, तो वो चार्जेस से क्या होता है? वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? रिलीज फ्रॉम गिल्ट, उस गिल्ट से वो मुक्त हो गया। ठीक है, दोष से रिहाई पा गया वो। ओके, क्लियर? इसका मतलब क्या है? वो नॉट, हमारे लॉ में क्या कहते हैं? नॉट फाउंड गिल्टी। क्लियर? ठीक है, और क्या होता है? रिलीज हो जाता है। ओके, क्लियर? नॉट फाउंड गिल्टी, वो गिल्टी फाउंड नहीं हुआ है, वो दोष मुक्त है, वो कोई भी किसी भी क्राइम में वो गिल्टी नहीं पाया गया है, और उसको क्या किया जाता है? रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर? दैट इज एक्विटल। एक्विटल मीनिंग क्या है इसका? रिलीज फ्रॉम द गिल्ट, दोष से रिहाई। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, इसमें पूछा है डिफाइंड अपीलेंट। ओके, अपीलेंट किसे कहते हैं? मतलब डिफाइन करना है। अपीलेंट हम पढ़ते रहते हैं, इसको भी, इस वर्ड को आता रहता है, और कभी कभी होता है एग्जाम में जब ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि सब एक दूसरे से कोरिलेट रहता है। पढ़ के ऐसा लगता है कि सारे मीनिंग सही है, कोई एक आध को छोड़ के, कभी दो में कंफ्यूजन हो जाता है, कभी तीन में होता है। तो कभी ऐसा प्रॉब्लम्स हमारे साथ एग्जाम्स के टाइम में, क्योंकि वो बर्डन एक अलग होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें आ जाती हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक मीनिंग को एकदम अपने दिमाग में फिक्स करते जाइएगा। ठीक है, तो अपीलेंट किसे कहते हैं? मतलब अपीलकर्ता की परिभाषा, सॉरी, को परिभाषित करिए। ठीक है, वन हु डिफेंड्स इन अ लॉ सूट, वह जो मुकदमे से बचाव करता है। वन हु इनिशिएट्स अ लॉ सूट, वह जो मुकदमा शुरू करता है। और वन हु अपील्स अ कोर्ट डिसीजन, वह जो अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करता है। ठीक है, और लास्टली है अ जज, एक न्यायाधीश। अपीलेंट, देखिए जज कोई फैसला सुनाता है, ठीक है, अगर उस फैसले से वो खुश नहीं है, वो पार्टी खुश नहीं है, तो वो क्या करती है? किसी हायर अथॉरिटी में जाके अपील करती है। ठीक है, कोई भी पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी अगर वो खुश नहीं है उस जजमेंट से, तो वो क्या करती है? कोई हायर कोर्ट में उसको अपील करती है, उस केस को दोबारा से रीओपन कराती है। ठीक है, और जो जो पार्टी उसको करा रही है, जो पर्टिकुलर पर्सन उसको करा रहा है, उसी को कहते हैं अपीलेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? वेरी गुड, वन हु अपील्स अ कोर्ट डिसीजन। ठीक है, कोर्ट के डिसीजन से क्या होता है? वो उसके खिलाफ, कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ वो अपील करता है हायर अथॉरिटीज में। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना इसमें? याद रखिएगा अपीलेंट। क्लियर?
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये रहा। हाँ, व्हाट इज एमिकस क्यूरी, ठीक है, यहाँ क्या पूछा, एमिकस क्यूरी क्या है, ठीक है, याद रखिएगा एमिकस क्यूरी क्या है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, अदालत का मित्र, एक्सपर्ट विटनेस, विशेषज्ञ गवाह, कोर्ट क्लर्क ही कहा जाता है उसको, और बेलिफ मतलब बेलिफ, ठीक है। तो इसमें क्या है, एमिकस क्यूरी, एमिकस क्यूरी, ठीक है, क्या है इसका, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कहा जाता है इसको, ठीक है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, बस इस वर्ड को आप याद रखिए, फ्रेंड ऑफ कोर्ट को क्या कहा जाता है, एमिकस क्यूरी कहा जाता है। क्लियर है, जल्दी जल्दी आप इसको नोट डाउन करते जाइए और याद करते जाइए, जिसे आपको समझाना होगा मैं आपको साथ में समझाते हुए चलूंगी, बाकी आप याद करते जाइएगा, या तो आपको सारा ही करना पड़ेगा। अब देखिए, एक्सप्लेन बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ को क्या करना है, समझाना है, सबूत का भार हिंदी में है हमारा। क्लियर, तो सबूत का भार क्या है, देखिए, ड्यूटी टू प्रेजेंट एविडेंस, स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड, राइट टू रिमेन साइलेंट और विटनेस टेस्टिमनी। तो यहाँ पे हमारे चारों ऑप्शन में बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या होता है, और आपको मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में बताए भी थे कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है, राइट, किसी चीज को साबित करना, ठीक है, किसी एविडेंस के थ्रू हम किसी चीज को प्रूफ कर सकते हैं, राइट। अगर कोई भी गलत चीजें हुई है उसको हम प्रूफ कैसे करते हैं, कुछ एविडेंस देके, कुछ सबूत देके प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि बर्डन किसके ऊपर होता है ये प्रूफ करने का, जो भी मुकदमा दायर करता है उसके ऊपर ये बर्डन होता है कि वो साबित करे कि मैंने जो मेरा कुछ राइट्स है जो क्या हुआ, ब्रीच हुए हैं, ठीक है, कुछ राइट मैंने ब्रीच की हुए हैं, तो मैं इसी वजह से इस मुकदमे को मैंने दायर किया है, ठीक है। तो उसके ऊपर ही ये पूरा बर्डन शिफ्ट हो जाता है कि उस चीज को वो प्रूव करे कि इसमें मेरा राइट क्या हुआ है, डिफीट हुआ है या ब्रीच हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, ये प्रूफ जब भी दिया है, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, ड्यूटी टू प्रेजेंट क्या, एविडेंस, है ना, सबूत पेश करने का कर्तव्य, तभी तो हम सबूत पेश करेंगे कोर्ट में, तभी जाके हमारा क्या होगा, जो भी बर्डन है वो हमारा हटेगा, राइट, जो हमारा गिल्ट है, जो नॉट सॉरी गिल्ट नहीं कहेंगे, एक्चुअली जो हमारा राइट वायलेट हुआ है वो हमारा वहां पे प्रूफ हो जाएगा। क्लियर, तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, ड्यूटी टू प्रेजेंट एविडेंस। ओके, क्लियर, होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा ये सवाल। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए, व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लॉ में, जितने मैक्सिम थे सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बहुत अच्छे से याद करेगा, ये आज ही नहीं, इन फ्यूचर में भी आप किसी भी वे में जाते हैं, उस किसी भी लाइन में जाते हैं, तो ये सारे जितने वर्ड्स है ये हमारे लिए काम आएंगे, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, चार ऑप्शंस दिए हैं, लीगल रीजन टू शो, डिफेंस अगेंस्ट लॉ सूट, कोर्ट प्रोसीजर, या सेटलमेंट ऑफ ऑफर, ठीक है। तो हम इसको जानते हैं कि क्या है, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, तो इसको पहले ये चारों ऑप्शन में बता दूं कि ये क्या होता है, लीगल रीजन टू सू, मतलब मुकदमा करने का कानूनी कारण। अब देखिए, कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आपका किसी भी तरीके से आपका जो राइट है वो ब्रीच हुआ है, ठीक है, आप उस कॉज ऑफ उस कॉज की वजह से आप एक्शन ले रहे हैं, राइट, कोई उस कॉज की वजह से आप क्या ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, एक्शन कैसे ले रहे हैं, आप मुकदमा दायर कर रहे हैं, ओके, तो ये क्या है, कॉज ऑफ एक्शन। तो क्या हो गया, लीगल रीजन टू सू, ये नहीं है कि ऐसे ही आप जाके सू कर दे, नहीं, कॉज ऑफ एक्शन होना बहुत जरूरी है। क्लियर, तो लीगल रीजन टू सू इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी, डिफाइन डैमेजेस। ओके, डिफाइन डैमेजेस, डैमेजेस क्या होता है, ठीक है, क्षति को परिभाषित करिए, क्षति हम लोग सुनते रहते हैं, फिजिकल हार्म, ठीक है, फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर हार्म, ठीक है, फिर ये क्या है, इमोशनल डिस्ट्रेस और प्रॉपर्टी लॉस। तो एक सेकेंड, यहाँ पे मैं ई दे के आपको एक ऑप्शन दे देती हूँ, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि देखिए ये प्रिंटिंग में एक चीज ये मिस्टेक ये हो गया है कि डैमेजेस
किस चीज के लिए? क्या होता है? फिजिकल हार्म होता है, ठीक है, हो सकता है शारीरिक नुकसान होता है, वो भी एक फिजिकल डैमेजेस, सॉरी वो भी डैमेजेस में आते हैं। फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर हार्म, ये भी उसी में आते हैं। इमोशनल डिस्ट्रेस, ये भी उसी में आते हैं। और प्रॉपर्टी लॉस, ये भी तो डैमेजेस में आते हैं। तो हमारे ये चारों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक दे, ठीक है, या फिर कुछ अलग वे में इसको दे, लेकिन ये चारों ऑप्शंस आप इसको याद कर लीजिएगा कि ये चारों ऑप्शन हमारे डैमेजेस के अंदर ही आते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होपफुली आपको ये सारे सवाल आपको समझ में आ रहे हो, इजी लैंग्वेज में आपको समझाते जा रही हूँ। देखिए, व्हाट इज डिक्री? ठीक है, डिक्री, डिक्री क्या चीज होती है? ओके, क्या है ये? क्या है? लेजिस्लेटिव एक्ट है, विधायी अधिनियम है, कोर्ट ऑर्डर और जजमेंट है, अदालत आदेश या निर्णय है, कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट संविधानात्मक समझौता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रूल प्रशासनिक नियम है। चार ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। तो आपको पता है डिक्री, डिक्री क्या होता है? ये एक बेसिकली एक निर्णय होता है, ठीक है, ये एक कोर्ट का ऑर्डर या जजमेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है, डिक्री। कोर्ट क्या करती है? डिक्री पास करती है। ओके, उसी डिक्री का मतलब क्या होता है? जजमेंट या ऑर्डर। कोई कोर्ट कोई भी ऑर्डर को पास कर रही है फाइनल में, और जजमेंट पास कर रही है किसी भी केस के रिलेटेड, तो वो हमारा क्या है? डिक्री है। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन क्या करना है? डी जूरे। ओके, डी जूरे समझाइए। बाय राइट, अधिकार द्वारा, बाय प्रैक्टिस, व्यवहार में, बाय कस्टम, प्रथा द्वारा, या इन इक्विटी, इक्विटी में। तो चार ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। डी जूरे का पूछा है, ठीक है, डी जूरे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये भी आते हैं। तो इसको मैंने आपको जैसे बताया है कि इसको बहुत आपको डेप्थ में नहीं जाना है फिलहाल के लिए, क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, आपको सारा याद करना है, माइंड में रखना है। तो एक पर्टिकुलर ये वर्ड को याद रखिए, डी जोरे क्या होता है, इसको याद रखिए, ये बाय राइट होता है, ठीक है, अधिकार द्वारा, डी जूरे। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, व्हाट इज एस्टोपल? ठीक है, एस्टोपल क्या है? तो ये है लीगल प्रिवेंशन ऑफ डिनाइंग अ प्रीवियस स्टेटमेंट, पिछले बयान से इनकार, ठीक है, कानूनी रोकथाम, या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन, अनुबंध समाप्ति, विटनेस प्रोटेक्शन, गवाह सुरक्षा, या एविडेंस सप्रेशन, साक्ष्य दमन। ये चार ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? एस्टोपल किसे कहा जाता है? एस्टोपल भी बहुत जरूरी है। एस्टोपल बेसिकली क्या होता है? किसी चीज को रोकना, रोकने को कहते हैं एस्टोपल। तो स्टॉप, टू स्टॉप, ओके, इतना याद रखिए। एस्टोपल मतलब टू स्टॉप, क्या करना है? स्टॉप। द लीगल प्रिवेंशन मतलब, इसका मतलब क्या होता है? लीगल प्रिवेंशन ऑफ डिनाइंग अ प्रीवियस स्टेटमेंट, ठीक है। बताना, ये बताना कि ये मेरा बयान तो नहीं है, क्लियर। तो अपने बयान से ही पीछे हटना, ठीक है, ओके, क्लियर। ये हो गया स्टॉपल, टू स्टॉप, इसको नॉर्मली कहा जाता है टू स्टॉप, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंजंक्शन। इंजंक्शन को क्या करना है? परिभाषित करना है, ओके। पहला दिया है मॉनिटरी पेनल्टी, मॉनिटरी पेनल्टी, इंजंक्शन याद रखिएगा, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू समथिंग, और लीगल एडवाइस, या फिर अरेस्ट वारंट, ठीक है। चार ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। इसमें क्या है? इंजंक्शन, ओके। इंजंक्शन क्या होता है इसमें पूछा है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, होपफुली आप लोगों को अच्छा दिख रहा है, ओके, वो आदेश तक है, ठीक है। तो देखिए, किसको पूछा? इंजंक्शन। तो इंजंक्शन क्या चीज होता है? डिफाइन करना है, इसका मीनिंग ही पूछा है, क्या है? कोर्ट ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ये कोर्ट का ऑर्डर होता है, खुद करने या ना करने की अदालती आदेश, ठीक है। करना है या नहीं करना है, इसका कोर्ट ऑर्डर करेगी, ठीक है। इंजंक्शन का मतलब क्लियर है? ओके, समझ में आया? इज आवर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। So let's move to the next question. See, what is jurisprudence? Jurisprudence क्या है? ठीक है,
स्टडी ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम, कानून या कानूनी प्रणालियों का अध्ययन। ओके, मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, और इकोनॉमिक थ्योरी, आर्थिक सिद्धांत। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं। क्या है? जूरिस्प्रूडेंस का पूछा है। जूरिस्प्रूडेंस क्या है? ठीक है, ये तो एक हमारा सब्जेक्ट भी है, इसको याद रखिएगा। जूरिस्प्रूडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा। दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। कानून या कानूनी प्रणालियों का अध्ययन को करने को ही जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? स्टडी ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करती हूँ। तब तक आप पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।